डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 4 ईवीएस का हम आपको इसमें आज इकोसिस्टम के बारे में पढ़ाएंगे। जैसा कि इकोलॉजी पार्ट्स आपने लेक्चर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड में पढ़ा, जो कि इकोसिस्टम एक इकोलॉजी का ही एक पार्ट्स है। इकोलॉजी एक यूनिट है, उसका पार्ट्स इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम किसे कहते हैं, इसे जानना हमें बहुत जरूरी है। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले एजी टेंसले ने 1935 में किया था। टेंसले जो एक जूलॉजिस्ट माने जाते हैं और इन्होंने मतलब यानी कि इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने मतलब यानी इकोसिस्टम के बारे में भी बताया था, लेकिन इन्हें फादर ऑफ इकोसिस्टम भी कहा जाता है। इकोसिस्टम के फादर एजी टेंसले और इकोलॉजी के ओडम थे। दोनों में थोड़ा डिफरेंट है, इकोलॉजी और इकोसिस्टम। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं इकोलॉजी के बारे में, अब हमें पढ़ना है इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम के फादर एजी टेंसले को कहा जाता है। तो टेंसले के अनुसार इकोसिस्टम की कुछ परिभाषा इस प्रकार है, जैसे कि इकोसिस्टम इज द सिस्टम resulting from the integration of all the living and non-living factors of the environment। समझिए कि लिविंग एंड नॉन लिविंग एनवायरमेंट फैक्टर क्या होता है। लिविंग का मतलब होता है जिसके अंदर जान हो, जो चलता हो, खाता पीता हो, रिप्रोडक्शन करता हो, ग्रोथ करता हो। और नॉन लिविंग का मतलब होता है जिसमें वायु है, पानी है, हवा है, ताप है, सूरज है, ये सारे मतलब यानी कि नॉन लिविंग, जिसके अंदर मतलब यानी कि जान नहीं होती है। तो आपस में जितने भी इन्वायरमेंट में बायोटिक एंड एनबायोटिक कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, उनका आपस में एक दूसरे का रिलेशन होता है। इसी को हम मतलब यानी इकोसिस्टम कहते हैं। तो इकोसिस्टम की जो डेफिनेशन है वो हिंदी में इस प्रकार है कि पारिस्थितिकी तंत्र वह तंत्र है जो वातावरण के जीवीय तथा अजीवीय सभी कारकों के परस्पर संबंधों तथा प्रक्रियाओं द्वारा प्रकट होता है। जैसा कि मैंने बताया था कि लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, उसी को हम मतलब यानी कि जीवीय तथा अजीवीय कारक भी कहते हैं। तो जीवीय और अजीवीय जो आपस का एक दूसरे में जो रिलेशन होता है या संबंध होता है, उसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम एक तालाब की एक छोटी बूंद या एक समुद्र जैसे बड़ी बूंद या समुद्र भी हो सकता है। इकोसिस्टम में मतलब यानी कि कई मतलब टाइप के इकोसिस्टम आते हैं, जैसे जंगल का इकोसिस्टम, तालाब का इकोसिस्टम, छोटे से मतलब यानी कि पार्ट्स, मतलब यानी जैसे कोई तालाब है, उसमें छोटा सा मतलब पोखर या गड्ढा बना हुआ, उसमें पानी भरा हुआ है, तो उसमें कई बैक्टीरिया, वायरस एंड फिश भी हो सकती हैं, प्लांट्स भी हो सकते हैं, इंसेक्ट भी हो सकते हैं। तो उसमें मतलब यानी कि इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकते हैं। तो आपस में सबका एक दूसरे से रिलेशन होता है, मतलब यानी कि एक दूसरे से मतलब यानी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं और एक दूसरे से सब उसमें जीवित रहते हैं। तो जीवित रहना ही एक दूसरे का आपस में रिलेशन बनाए रखना ही इकोसिस्टम कहलाता है। ये अस्थायी भी हो सकता है, जैसे ताजे जल का तालाब या एक खेत। अगर फ्रेश वाटर का मतलब यानी पॉन्ड बना दिया जाए तो उसे हम टेम्परेरी या अस्थायी भी कहते हैं। जैसे एक खेत में मतलब यानी कि हमने कोई मतलब फसल को ग्रोथ कर दिया, उसमें मतलब यानी कि एनर्जी भी, उसमें सन मतलब यानी जो पेड़ पौधे हैं उसे मतलब यानी एनर्जी सन से मिलेगी, उसमें इंसेक्ट भी हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी हैं। तो कई टाइप के मतलब यानी कि उसमें पाए जाते हैं, तो उनका एक दूसरे से रिलेशन होता है, तो वो मतलब यानी इकोसिस्टम कहलाता है। ये स्थायी भी हो सकता है, जैसे कि जंगल, समुद्र। जंगल जो मतलब यानी कई सालों से मतलब यानी कि एक जगह पे पेड़ पौधे ग्रोथ करते हैं, उसमें मतलब यानी बायोटिक और एबायोटिक दोनों तरीके के कंपोनेंट पाए जाते हैं। समुद्र तो एक परमानेंट, जिसे हम स्थायी भी मतलब यानी कि सिस्टम कहते हैं। उसमें निश्चित है कि मछलियां भी रहती हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी रहते हैं, साइडों पे मतलब यानी कि प्लांट भी ग्रोथ करते हैं, छोटे मतलब यानी कि एनिमल्स भी होते हैं, बड़े भी एनिमल्स होते हैं जो एक दूसरे को खाकर अपना मतलब यानी लाइफ साइकिल पूरी करते हैं।
नोट मैन जो बात है, हमारी पृथ्वी एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है जिसमें सभी जीव जंतु सूर्य से प्राप्त ऊर्जा पर निर्भर रहते हैं। पृथ्वी जो है एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम माना जाता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर ही सभी मतलब यानी कि बायोटिक यानी कि जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। और जो मतलब यानी सूर्य है, ये एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स माना जाता है, जिससे कि सभी पेड़ पौधे और जो जंतु हैं इसी से एनर्जी लेते हैं, यानी कि सूर्य लेते हैं, फिर अपनी ग्रोथ को करते हैं। इसलिए मतलब यानी ये सूर्य पर निर्भर करते हैं। जब तक सूरज नहीं होगा तब तक पेड़ पौधे अपने फूड यानी खाना नहीं बना सकते। अब देखना कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, यानी इकोसिस्टम के मेन दो कंपोनेंट यानी घटक होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बायोटिक एबायोटिक, तो नंबर 1 बायोटिक कंपोनेंट, नंबर 2 एबायोटिक कंपोनेंट। तो हम सबसे पहले आपको बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में डिफाइन करेंगे। तो बायोटिक कंपोनेंट्स ही और एबायोटिक कंपोनेंट्स ही इकोसिस्टम का सबसे मेन पार्ट्स होता है। तो जब तक हम बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट को नहीं समझेंगे तब तक हमें इकोसिस्टम के बारे में नहीं समझ में आएगा। इकोसिस्टम में मतलब यानी कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स अगर हमने जान लिए तो हम इकोसिस्टम मतलब यानी किसी का भी हो, जैसे जंगल का हो, खेत का हो, तालाब का हो, समुद्र का हो, सभी के बारे में हम लिख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको समझाएंगे कि बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं। तो बायोटिक मतलब यानी कि बायोलॉजिकल ये कंपोनेंट मान सकते हैं, या मतलब कह सकते हैं लिविंग मतलब पार्ट्स, यानी जीव जंतु या पेड़ पौधे कह सकते हैं, जिसके अंदर जान होती है वही बायोटिक कहलाता है। सादा भाषा हम कह सकते हैं जो चल फिर सकता है, खा पी सकता है, ग्रोथ करता है, सोच सकता है, समझ सकता है, या मतलब यानी अपना खाना बना सकता है। तो बायोटिक में पेड़ पौधे भी होंगे, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। ऐसे ही एनिमल, चाहे वो इंसेक्ट हो, बैक्टीरिया हो या वायरस हो, वो भी मतलब यानी बायोटिक के अंदर आते हैं। तो बायोटिक कंपोनेंट, इसमें सभी प्रकार के पेड़ पौधे और जंतु आते हैं। इसके निम्न पार्ट्स होते हैं, जैसा कि हम जान, नंबर 1 है आपका प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर यानी उत्पादक। तो उत्पादक का मतलब होता है प्लांट्स, चाहे वो छोटा सा प्लांट्स हो, छोटे से प्लांट, या बड़े प्लांट्स यानी कि ट्री जिसे कहते हैं। तो वो करता क्या है, मतलब यानी कि जो उत्पादक होता है, उत्पादक कहते किसे हैं, उत्पादक का मतलब होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाए। स्वयं बनाना ही फोटोसिंथेसिस कहलाता है। जैसे कि पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में और वाटर की प्रेजेंसी में और क्लोरोफिल की प्रेजेंसी में अपना भोजन बनाते हैं। भोजन बनाने के बाद ही वो मतलब अपनी ग्रोथ को करते हैं। मतलब यानी उनका जो लाइफ प्रोसेस है वो उसी पर डिपेंड होती है। तो उत्पादक जो शब्द है वो हम कह सकते हैं कि सूर्य के बिना पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना सकते। एनिमल्स कभी भी मतलब यानी कि सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन नहीं बनाता है। जो एनिमल्स होते हैं वो मतलब यानी कि प्रोड्यूसर पर डिपेंड रहते हैं। जैसे कि ह्यूमन है वो पेड़ पौधों पर डिपेंड रहता है। जैसे मतलब यानी कि सादा भाषा में हम कह सकते हैं कि साग सब्जी जैसे गाजर, मूली, लौकी, तुरई आदि, वो सारे मतलब यानी जो भी मतलब यानी जो लौकी, तुरई, गाजर, मूली आदि ये सारे प्लांट्स कहलाते हैं। चाहे वो हर्बीवोरस प्लांट्स हों, चाहे हर्ब्स हों यानी कि बेल वाले हों, या मोटे तने वाले हों या पतले तने वाले हों, सभी प्लांट्स कहलाते हैं। प्लांट्स को ही मतलब यानी कि उपभोक्ता यानी कंज्यूमर मतलब यानी अपने फूड के रूप में लेते हैं। नंबर 2 है कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स क्या होते हैं? अब हम आपको समझाएंगे कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स जो वर्ड्स है वो उपभोक्ता। उपभोक्ता का मतलब होता है जो पेड़ पौधों पर डिपेंड होकर अपना मतलब यानी कि भोजन ग्रहण करते हैं और अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करते हैं। उपभोक्ता हम सिंपली तरह समझ सकते हैं, जैसे कि हम खरगोश है, गाय है, बकरी है, भैंस है, बिल्ली है, ये मतलब यानी कि उत्पादक यानी कि पेड़ पौधों पर डिपेंड रहती है। जैसे गाय, भैंस, बकरी ये भूसा खाती है, हरी घास खाती है। तो यानी जो घास वगैरह वो भी मतलब यानी कि प्रोड्यूसर या उत्पादक होते हैं। तो कंज्यूमर को भी कई मतलब यानी टाइप्स में यानी कि डिवाइड किया गया है, कई टाइप में डिवाइड किया गया है, पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो काव जो काव है, गोट है, हॉर्स है, रैबिट है,
फ्रॉग है, ये सभी मतलब यानी कंज्यूमर में आते हैं। कंज्यूमर में भी कई कैटेगरी होती हैं, जैसा कि मतलब प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, जैसे प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर। और तो हम सबसे पहले आपको प्राइमरी कंज्यूमर के बारे में बताते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर क्या होते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर का मतलब होता है जो पेड़ पौधों को, तो जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं यानी प्राइमरी उपभोक्ता होते हैं, वो सबसे पहले मतलब यानी कि छोटे पेड़ पौधों को खाते हैं। जैसे मान के चलिए, जैसे गोट, बकरी, तो बकरी को हम कह सकते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर बकरी को हम इसलिए कहेंगे क्योंकि सबसे पहले जो मतलब यानी कि घरों में बकरियों का पालन होता है, तो उनके लिए मतलब यानी खाने के लिए या तो भूसा या घास वगैरह या मतलब यानी कि पाकड़ वगैरह के जो पत्ते वगैरह हम लेके आते हैं, उससे मतलब सबसे पहले कौन खाएगा? पहले वो खाएगी बकरी। अब बकरी को मतलब, अब सेकेंडरी कंज्यूमर कौन हो सकता है? या तो वो ह्यूमन हो सकता है, या बकरी मरने के बाद या तो वो मतलब यानी कि जैसे कुत्ता है या शेर है या बिल्ली है, उसको मतलब यानी के खाती है, तो सेकेंडरी कंज्यूमर में आ जाता है। अब मान के चलिए थोड़ी देर के लिए, अब जो टर्सरी कंज्यूमर है, टर्सरी कंज्यूमर में कौन होंगे? टर्सरी कंज्यूमर जो होंगे वो होंगे आपके मतलब यानी कि जो, अब शेर वगैरह को मतलब यानी कौन खाएगा या मतलब उसे डिकम्पोज कौन करेगा? तो हम उसे हम कह सकते हैं टर्सरी कंज्यूमर, यानी कि उसमें आ जाता है चील है, गिद्ध है, उसे मतलब यानी कि जैसे गाय भैंस बकरी या मतलब यानी कि उसकी डेथ हो जाती है, तो उसे मतलब यानी कि चील कौवा या गिद्ध उसे या कुत्ता भी खाते हैं। अब कहलाता है मतलब टॉप कार्निवोरस यानी कि मांसाहारी। टॉप कार्निवोरस में मांसाहारी में कौन कौन आ सकता है? यानी टाइगर और लायन, यानी कि शेर और चीता, ये मतलब यानी केवल का मांस पर ही डिपेंड करते हैं। जैसे मतलब यानी कि गोश्त, यानी इन्हें केवल मांस की ही जरूरत होती है, ये बिना मांस के मतलब यानी कि बकरी है या मतलब यानी किसी एनिमल्स का मतलब यानी मांस ही इन्हें जरूरत होती है, ये अपनी तभी मतलब यानी अपनी लाइफ साइकिल जी सकते हैं। अब डिकम्पोजर आ जाता है। अब डिकम्पोजर कैसे कहेंगे? तो एक दूसरे का आपस में रिलेशन है, तो उसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं। डिकम्पोजर में जो है डिकम्पोज करना मतलब यानी कोई एनिमल्स मर जाता है, जैसे मतलब यानी अब जैसे टॉप कार्निवोरस मर गया या टर्सरी कंज्यूमर की डेथ हो गई, तो उसे बैक्टीरिया या वायरस जो मतलब यानी कि उसे डिकम्पोज करके उसे मिट्टी में मिला देते हैं। जैसे मतलब कोई एनिमल्स मतलब यानी कि मर जाता है, तो उसे हम मतलब यानी कि कहीं खुले पार्ट से यानी कि प्लेस पे मतलब यानी उसे छोड़ देते हैं, उसे मतलब डिकम्पोज बैक्टीरिया और वायरस करके उसे मिट्टी में मिला देते हैं, उसी को हम कहते हैं डिकम्पोज यानी अपघटक। अब नंबर 2 जो है वो है एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट किसे कहेंगे? एबायोटिक कंपोनेंट्स में सभी बायोटिक कंपोनेंट्स को छोड़कर जो भी है वो एबायोटिक कंपोनेंट्स कहलाता है। एबायोटिक कंपोनेंट अजैवीय घटक, अजैविक घटक यानी इसके अंतर्गत फिजिकल एंड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स आते हैं। तो मैं आपको अब एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में बता रहा हूँ। अभी हमने थोड़ी देर पहले बायोटिक कंपोनेंट पढ़ा था। बायोटिक कंपोनेंट को एक बार रिपीट कर लीजिए। बायोटिक कंपोनेंट में क्या था? बायोटिक कंपोनेंट सभी पेड़ पौधे और एनिमल्स थे। तो हमने जब पढ़ा था कि जब पेड़ पौधों को हम किस कैटेगरी में रखते हैं? प्रोड्यूसर में। और एनिमल्स यानी कि चाहे वो छोटे एनिमल्स हो, चाहे बड़े एनिमल्स हो, चाहे वो वर्ड्स हों, चाहे वो बैक्टीरिया हो या वायरस हो, उसे हम कंज्यूमर में रखते हैं। कुछ मतलब यानी कंपोजर होते हैं जो बैक्टीरिया या वायरस होते हैं। अगर हमने बायोटिक कंपोनेंट को अच्छी तरीके से समझ लिया तो हम किसी भी मतलब यानी कि किसी का भी इकोसिस्टम के बारे में उसे डिफाइन कर सकते हैं और अच्छी तरीके से हम उसकी तैयारी कर सकते हैं। हमें मतलब यानी कि ईबीएस यानी इन्वायरमेंटल स्टडी का मतलब ये होता है कि हमें समझना, ना कि उसे रटना। जितना हम समझ लेंगे, समझने से साइंस मतलब साइंस इज द सिस्टमेटिक नॉलेज। साइंस क्या कहती है? साइंस कहती है मतलब यानी एक सिस्टम से पढ़ना चाहिए, उसे समझ के पढ़ना चाहिए, तभी हम उसे डिफाइन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। जो हमने अच्छी तरीके से समझ लिया वही हमारे दिमाग में सेव रहता है, बाकी सारा कुछ हम कुछ समय के बाद यानी कि टाइम ओवर होने के बाद हम भूल जाते हैं।
तो एबायोटिक कंपोनेंट क्या होंगे? एबायोटिक कंपोनेंट में हम पढ़ेंगे अजैवीय घटक। इसके अंतर्गत क्या आएंगे? सभी जो मतलब यानी जैसे हवा है, वर्षा है, ताप है, नमी है, ये सारे मतलब यानी कि एबायोटिक कंपोनेंट में आ जाते हैं। तो इसके अंतर्गत फिजिकल एंड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स आते हैं। तो हम फिजिकल या क्लाइमेटिक कंपोनेंट्स को डिफाइन करते हैं। तो क्लाइमेटिक कंपोनेंट मैंने इकोलॉजी में लेक्चर नंबर 2 में भी मतलब कुछ बताया था, जैसा कि भौतिक अथवा जलवायवीय घटक यानी कि फिजिकल कंपोनेंट क्या होते हैं। तो जैसे लाइट, टेम्परेचर, विंड। तो लाइट जो है, लाइट हम कह सकते हैं यानी कि सूर्य का प्रकाश। जब तक सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तब तक कोई भी इकोसिस्टम कंप्लीट नहीं होगा। न सबसे मेन जो है, मेन सोर्स जो है, मेन कंपोनेंट है वो लाइट ही है। जब तक लाइट नहीं होगी तब तक यानी कि प्रोड्यूसर यानी कि पेड़ पौधे अपनी ग्रोथ या अपना भोजन नहीं बना सकते। जब तक पेड़ पौधे नहीं होंगे तब तक कोई भी मतलब यानी कि इस जो पृथ्वी है इस पे कुछ भी पॉसिबल नहीं है होगा। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे ही मतलब यानी कि ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए, सभी के लिए ऑक्सीजन देते हैं। जब तक पेड़ पौधे नहीं होंगे तब तक ऑक्सीजन नहीं होगी। ऑक्सीजन लेवल बहुत ही मतलब यानी ना के बराबर होगा तो एनिमल्स की ग्रोथ नहीं होगी। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को मतलब यानी लगाना चाहिए। यही मतलब यानी कि हमारा एनवायरनमेंट कहलाता है। तो लाइट के बारे में हम आपको डिफाइन थोड़ा कर चुके थे, लेकिन हम इसमें डीपली थोड़ा पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमें ये मेन कंपोनेंट्स है इकोसिस्टम का, इसलिए हम लाइट के बारे में समझते हैं कि लाइट के बिना कुछ भी मतलब यानी कि पेड़ पौधों की ग्रोथ नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में ही मतलब यानी कि पेड़ पौधे अपना फूड बनाते हैं। जब तक फूड नहीं बनाएंगे तब तक पेड़ पौधों की ग्रोथ नहीं होगी। जो प्लांट में एक क्लोरोफिल नामक कंपोनेंट पाया जाता है उसकी प्रेजेंसी होना बहुत जरूरी है। सूखे पेड़ पौधे कभी भोजन नहीं बना सकते। हमेशा ग्रीन प्लांट यानी कि जो हरी भरी पत्तियां होती हैं तभी मतलब यानी कि भोजन बन सकता है। अगर हम किसी पेड़ पर पत्तियां नहीं हैं तो उसकी ग्रोथ नहीं हो सकती। तो सबसे पहले या तो ग्रीन मतलब यानी कि लीफ हो या उसका जो स्टेम यानी कि तना हो, तभी उसमें ग्रोथ या खाना बनना पॉसिबल है। जब तक यानी कि हरी पत्तियां नहीं होंगी, हरी पत्तियां या तना नहीं होगा, तब तक उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंस नहीं हो सकता। क्लोरोफिल प्रेजेंस होना एक ये प्लांट की बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वालिटी या होती है। तो लाइट और वाटर की प्रेजेंसी और क्लोरोफिल की प्रेजेंसी में फूड बनाना ही ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहलाता है, जिसे हम सादा भाषा में कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। यानी प्रकाश की उपस्थिति में खाने का सिंथेसाइज यानी कि बनाना ही प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। अब नंबर 2 आपका है टेम्परेचर यानी कि ताप। ताप भी मतलब यानी कि इकोसिस्टम को बहुत ही मायने रखता है। जैसे कि गर्मियों के समय अगर टेम्परेचर यानी गर्मी, मई जून में ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो तालाब जैसे मान के चलिए तालाब का इकोसिस्टम है उसमें मतलब यानी कि गर्मी के समय मतलब यानी पानी सूख जाएगा तो उसमें पेड़ पौधे भी मतलब यानी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। जो उसके अंदर इंसेक्ट हैं, फिश हैं, वो भी मर जाएंगे। तब वो इकोसिस्टम पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए टेम्परेचर भी मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सर्दियों के समय टेम्परेचर बहुत लो रहता है और गर्मियों के समय टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। कुछ जगह पर मतलब यानी कि 0 रहता है, कुछ जगह मतलब यानी 48 या 50 भी हो जाता है। तो टेम्परेचर का इकोसिस्टम के आधार पर सही तरीके से होना भी एक ज़रूरी है, तभी वो मतलब यानी कि इकोसिस्टम आगे बढ़ सकता है। अब नंबर 3 विंड यानी कि हवा। हवा से मतलब हम तात्पर्य ये जानना चाहते हैं कि अगर हवा मतलब यानी कि तेज होगी तो हो सकता है बड़े पेड़ पौधे जैसे जंगल है उसमें मतलब यानी कि वो गिर जाएंगे, और जो रहने वाले उसमें जीव जंतु हैं जैसे खरगोश है, शेर है, चीता है, गीदड़ है, नीलगाय हैं, वो भी मतलब यानी कि एक इकोसिस्टम का ही पार्ट्स हैं। तो पेड़ पौधे जंगल में अगर तेज हवाएं चलेंगी तो हो सकता है जंगल में आग लग सकती है, या हो सकता है मतलब यानी कि पेड़ पौधे गिर जाएं। तो जब अगर पेड़ पौधे गिर जाते हैं तो जंगल नहीं रहेगा। तो छोटे जानवर जो उस पर डिपेंड हैं, जो उसमें जिराफ वगैरह है या जो जानवर हैं वो मतलब यानी कि हरी पत्तियां भी खाते हैं।
तो उनका मतलब यानी कि लाइफ साइकिल यानी कि जीवन संभव नहीं है। जब तक जीवन संभव नहीं है तब तक इकोसिस्टम भी नहीं हो सकता। अगला जो कंपोनेंट्स है एबायोटिक का पार्ट्स का, वो है वर्षा यानी कि रेनफॉल। रेनफॉल यानी कि वर्षा। वर्षा भी एक बहुत जरूरी कंपोनेंट्स में आता है। क्यों? क्योंकि बिना वर्षा के कुछ भी नहीं ग्रोथ हो सकती। पेड़ पौधों के लिए जो बड़े पेड़ पौधे होते हैं जो सूखी यानी कि मरुस्थलीय जगह पर होते हैं, उन्हें बिना वर्षा के अपनी ग्रोथ नहीं कर सकते। क्योंकि हम जानते हैं कि पेड़ पौधे जो भोजन बनाते हैं वो सूर्य के प्रकाश और पानी की उपस्थिति में ही भोजन बनाते हैं। तो पेड़ पौधे की जो रूट्स यानी कि जड़ें होती हैं वो वर्षा के पानी को एब्जॉर्ब करती हैं और सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करती हैं। तो उनमें जो एक प्रोसेस होती है, तो जिसके बाद जो ग्लूकोज या फ्रक्टोज जो मटेरियल से यानी कि प्रोडक्ट तैयार होता है उसी को हम फूड कहते हैं। उसी को मतलब यानी प्लांट्स फूड कहते हैं। तो वर्षा एक इकोसिस्टम का मेन पार्ट्स है। जैसे पौंड तालाब जो है जो वर्षा के पानी से ही बनता है। छोटे तालाब, बड़े तालाब, नदियों में जो पानी होता है तो छोटे छोटे मतलब यानी जब बरसात का सीजन आता है तो बरसात जो होती है तो उसका सारा पानी तालाबों में या नदियों में इकट्ठा हो जाता है, जिससे उसमें मछलियां हैं, छोटे कीड़े मकोड़े हैं, बैक्टीरिया वायरस हैं। जैसे बैक्टीरियोफेज वायरस है जो छोटे बैक्टीरियों को खाता है, उसे बैक्टीरियोफेज कहते हैं। तो वो एक दूसरे के रिलेशन यानी बायोटिक और एबायोटिक यानी जैसे कि उसमें पानी, सूर्य का प्रकाश, पेड़ पौधे, मछलियाँ, छोटी मछलियाँ, बड़ी मछलियाँ, बैक्टीरिया वायरस एक दूसरे के आपस में रहते हैं। तो उनकी लाइफ साइकिल अच्छी तरह चलती है, तो उसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं। अब नंबर आता है 5, ह्यूमिडिटी यानी नमी। नमी से तात्पर्य है अगर कोई जंगल या खेत का मतलब यानी इकोसिस्टम है तब नमी के बारे में हमें उसमें बहुत ही जरूरी होता है। ना तो ज्यादा नमी होनी चाहिए ना ही ज्यादा सूखा। जैसा पेड़ पौधे होते हैं या एनिमल्स होते हैं उनको उसी के बेस पे ह्यूमिडिटी की आवश्यकता होती है। अब हम आपको इसमें पढ़ाएंगे इनऑर्गेनिक मटेरियल्स जो कि एबायोटिक कंपोनेंट्स का ही एक पार्ट है। इनऑर्गेनिक मटेरियल्स में हम नंबर 1 वाटर पढ़ेंगे। वाटर यानी कि पानी। तो पानी जो है मतलब पानी में ही मछलियाँ या पेड़ पौधे या कीड़े मकोड़े या बैक्टीरिया वायरस प्रेजेंस होते हैं। तो वाटर बहुत जरूरी है, बिना वाटर के कुछ भी नहीं हो सकता। तो वाटर में ही मतलब यानी कि एलिमेंट प्रेजेंस होते हैं जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर आदि। तो पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर ये सभी इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स कहलाते हैं। इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स अब तक 118 को डिस्कवरी हो चुकी है। तो एलिमेंट ही पेड़ पौधों की ग्रोथ करते हैं। जैसे मैग्नीशियम ये प्लांट में पाया जाता है और आयरन है वो एनिमल्स में पाया जाता है। तो कैल्शियम जो है वाटर में होगा तो मतलब यानी कैल्शियम से एनिमल्स की ग्रोथ होती है। कैल्शियम मेन कंपोनेंट। और नाइट्रोजन जो गैस है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आती है। फास्फोरस है, सल्फर है, कुछ मतलब यानी गैसें हैं जैसे ऑक्सीजन, CO2, H2, N2, NH3। तो गैसों का एक दूसरे में ट्रांसफर होना, जैसे ऑक्सीजन CO2 का एक दूसरे में ट्रांसफर होता है। जैसे कि पेड़ पौधे CO2 छोड़ते हैं, वो पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और CO2 को एक्सेप्ट यानी ग्रहण करते हैं, लेते हैं। ऑक्सीजन कौन लेता है? ह्यूमन यानी कि एनिमल्स। ह्यूमन का मतलब होता है मनुष्य। एनिमल्स में सभी आ जाते हैं जीव जंतु। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और अमोनिया सबसे ज्यादा मतलब यानी जो गैस है हमारे जो वातावरण यानी वातावरण में जो पाई जाती है वो 78% जैसे नाइट्रोजन पाई जाती है। 22% ऑक्सीजन होती है। अदर मतलब यानी कि 1% में 0.03 CO2 होती है। बाकी कुछ परसेंट सभी गैसें प्रेजेंस होती हैं। पेड़ पौधों के लिए नाइट्रोजन गैस बहुत ही आवश्यक होती है, जिससे वो अपना नाइट्रोजन चक्र भी पूरा करते हैं। अब आता है कि ऑर्गेनिक मटेरियल्स। ऑर्गेनिक मटेरियल्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक मटेरियल्स का मतलब होता है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मेन कंपोनेंट, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जिसमें एलिमेंट
से जो प्रोडक्ट बना होता है उसे हम ऑर्गेनिक मटेरियल्स कहते हैं। ये केमिस्ट्री में ही ज़्यादा डिफाइन किया जाता है। तो जैसे कि कार्बोहाइड्रेट इसमें कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो कार्बोहाइड्रेट यानी जो पेड़ पौधे होते हैं जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मतलब यानी कि एक फूड के रूप में बनाते हैं, उसी को हम कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट उनके लिए, पेड़ पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होता है और एनिमल्स के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। तो एनिमल्स के जो मतलब यानी ग्रोथ मतलब यानी कि पार्ट्स यानी कि जो कह सकते हैं ग्रोथ कंपोनेंट यानी जिससे कि ग्रोथ होती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स ये बहुत ज़रूरी होता है। बिना प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट के बिना किसी भी एनिमल्स की ग्रोथ नहीं हो सकती। उसके लिए प्रोटीन्स बहुत ज़रूरी होती है, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़रूरी होती है, फैट भी बहुत ज़रूरी होता है और विटामिन भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसा कि हमने इसमें विटामिन के बारे में नहीं बताया है, हमने कुछ मतलब यानी आपको समझाया, जैसे कि ऑर्गेनिक मटेरियल्स बताया है। अब हम इसमें है फोर्थ है ह्यूमस एंड यूरिया। ह्यूमस होता है सड़े गले पेड़ पौधे जो मतलब यानी के गल जाते हैं, सड़ जाते हैं वो पेड़ पौधे और तालाब या पानी के अंदर पहुंच जाते हैं, जिससे मतलब यानी कि छोटी मछलियां हैं, कीड़े मकोड़े उसे खा लेते। और जो यूरिया है जो मतलब यानी यूरन जो मतलब यानी यूरन में ही यूरिया प्रेजेंट होता है। तो एक बार हम आपको फिर रिपीट करके बताते हैं। अभी हमने इतने टाइम से आपको पूरा मतलब यानी कि इकोसिस्टम समझाया कि इकोसिस्टम होता क्या है, इस इकोसिस्टम सब किसने दिया, उसके फादर कौन है, डेफिनेशन क्या है, उसको इकोसिस्टम के पार्ट्स क्या हैं, इकोसिस्टम को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, कैसे समझा सकता है, कैसे उसके बारे में लिखा जा सकता है, इकोसिस्टम के कंपोनेंट कितने हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, उसके बारे में एक एक डिटेल हमने आपको समझाई, जिससे कि आपको अगर अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो कभी भी आप इकोसिस्टम को नहीं भूल पाओगे। किसी दूसरे को भी मतलब यानी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं और समझा सकते हैं, जिससे कि घर में कोई छोटा भाई या सिस्टर है तो उसे भी आप समझा सकते हैं। तो एक बार हम फिर आपको रिपीट करके बताते हैं। जैसे इकोसिस्टम यानी कि इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले एजी टेंसले ने 1935 में किया था। इन्हीं को हम फादर ऑफ इकोसिस्टम कहते हैं। एजी टेंसले को इकोसिस्टम का जनक कहा जाता है, या हम फादर ऑफ इकोसिस्टम कह सकते हैं, या जनक कह सकते हैं, या पिता कह सकते हैं। इन्होंने अपनी जो डेफिनेशन दी है टेंसले के अनुसार इकोसिस्टम की परिभाषा जो निम्न है उसे हम डिफाइन करते हैं। इकोसिस्टम इज द सिस्टम रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर ऑफ द एनवायरमेंट। ये मैंने आपको अच्छी तरीके से डिफाइन किया था, समझाया था कि लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर क्या होते हैं। तो हिंदी में बताते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र वो तंत्र है जो वातावरण के जीवीय तथा अजीवीय सभी कारकों के परस्पर संबंध तथा प्रक्रियाओं द्वारा प्रकट होता है। इकोसिस्टम एक तालाब की एक छोटी बूंद या एक समुद्र जैसे बड़ा हो सकता है, जैसे मैंने सब बता चुका हूँ पीछे अभी थोड़ी देर पहले। ये अस्थायी भी हो सकता है, जैसे ताजे जल का तालाब, एक खेत, ये स्थायी हो सकता है, जैसे जंगल, समुद्र। नोट हमने भी बताया था कि नोट का मतलब होता है जो मेन पॉइंट। हमारी पृथ्वी एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है जिसमें सभी जीव जंतु सूर्य से प्राप्त ऊर्जा पर निर्भर रहते हैं। कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम के बारे में बता चुके हैं, लेकिन हम एक बार फिर रिपीट करते हैं। जैसा कि कंपोनेंट इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट यानी घटक होते हैं। मेन जो कंपोनेंट है वो बायोटिक और एबायोटिक होते हैं। तो बायोटिक कंपोनेंट में हमने बताया था अभी जितने भी जिसके अंदर जान होती है उसी को हम बायोटिक कहते हैं। तो बायोटिक में हमने भी बताया था प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, और जो फोर्थ है वो टॉप कार्निवोरस, और नंबर 3 में जो आता है डिकम्पोजर यानी घटक। अब जो एबायोटिक कंपोनेंट मैंने बताया था जिसके अंदर यानी कि जान नहीं होती है, जैसे मिट्टी है उसमें जो मृदा जिसे हम कहते हैं उसके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल्स भी पाया जाता है, एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं, जिससे कि पेड़ पौधों की ग्रोथ होती है। वो मतलब यानी कि पानी के साथ, वर्षा के पानी के साथ रूट द्वारा, जो रूट हेयर होते हैं उससे एब्जॉर्ब करते हैं। जो जाइलम का जो काम होता है वो यही होता है कि जड़ों के द्वारा पानी को सभी भागों में जैसे तना, फूल, पत्ती, फल तक पहुंचाए। और फिलोम का कार्य होता है जो पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं वो सभी मतलब यानी कि नीचे के पार्ट्स जैसे जड़ों तक पहुंचाए।